बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमीटर बाइस सर्किट। याद है कि हम लोग डीसी एनालिसिस कर रहे हैं बीजेटी का, तो उसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं सर्किट्स की। तो लास्ट टाइम हमने फिक्स्ड बाइस सर्किट पढ़ा था। आज हम लोग इंशाल्लाह एमीटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बीजेटी की ही है, कॉमन एमीटर के ही केस में, तो हम लोग वो आज इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो डीसी एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि डीसी एनालिसिस के अंदर आप कैपेसिटर्स को ओपन कर देते हैं। ओके, कैपेसिटर्स को ओपन कर देते हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। तो एज्यूम करें कि आपका ये जो सर्किट है ये इस तरह से होगा, राइट। अब कैपेसिटर ओपन, यहाँ पे फिर आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर कैपेसिटर ओपन ही करने थे तो इधर कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत क्या थी। तो भाई बात ये है कि असल में आपका सर्किट ऐसा ही होगा, राइट। ये जो बीच में IB वगैरह IC IE गुजर है, ये इस्तेमाल होगा बाद में। असल सर्किट ऐसा ही होगा। यहाँ पे कोई AC इनपुट होगी, यहाँ पे कोई AC आउटपुट होगी। लेकिन बात ये है कि DC के टाइम पे जब हम DC एनालिसिस करें तो हम इसको एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ये करंट DC अपनी ही डायरेक्शन में जाएगा। तो आपकी ये जो AC ये जो वेव फॉर्म होगी, ये इस VCC को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो देयरफॉर हम एज्यूम करते हैं DC एनालिसिस में कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर्स हैं ये ओपन सर्किट है। तो ये और ये इस तरह से आपका एक सर्किट है। अब जिस तरह हमने पीछे फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में किया है, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। हम यहाँ पे दो लूप्स बना रहे हैं। पहली लूप जा रही है VCC से RB से ये VBE, फिर RE और फिर ग्राउंड की तरफ। और दूसरी लूप जा रही है VCC से RC से VCE, उसके बाद RE और फिर ग्राउंड, राइट। तो पहले हम ज़रा इसको बनाते हैं बेस एमीटर लूप, यानी कि बेस और एमीटर के दरमियान में जो लूप है इसको देखते हैं। यही VCC ऊपर, उसके बाद RB। अब यहाँ पे ये आपने ख्याल रखना है, RB में से जो करंट गुजर रहा है वो है IB, RC में से गुजर रहा है IC, RE में से गुजर रहा है IE। ओके, ये जो करंट्स है ना, करंट्स का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो यही जो ऊपर वाली वेव फॉर्म है, ऊपर वाला जो ये लूप बनेगी, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके यहाँ पे लिख दिया कि ये कुछ इस तरह से होगी। VCC से RB, आप देख सकते हैं यहाँ VCC बाय द वे, इसका मतलब है कि ये दोनों के साथ VCC ही है। VCC से RB के बाद ये तो ओपन सर्किट है, यहाँ तो जाएगा ही नहीं करंट। इधर से फिर ये VBE, यहाँ पे VBE, फिर नीचे RE और ये ग्राउंड। ओके, अब इन रियलिटी ये जो VCC यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है और दूसरा टर्मिनल ऑटोमेटिकली ग्राउंड नोड के साथ ही कनेक्टेड है। ओके, तो इसी को ही, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अब ये सिंपली आपके पास बन गया जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। मैश एनालिसिस के ऊपर लगाते हैं, लूप एज्यूम करते हैं, लूप यही होगी, डायरेक्शन यही होगी, लेकिन इसमें से जो करंट होगा वो होगा IB, इसमें से करंट होगा IE। ऊपर आप लोग देख सकते हैं RB में से IB है, RE में से IE करंट है। ओके, और यहाँ पे जो भी वोल्टेज है इसको सिंपली VBE ही लिख देंगे एज इट इज़। तो डायरेक्शन यूँ जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, VCC माइनस IB इंटू RB, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, आगे फिर VBE, ये भी वोल्टेज, इसी तरह IE RE, ये भी वोल्टेज है, क्योंकि V इज़ इक्वल टू IR, ये वैसे V है और ये V इज़ इक्वल टू IR, और सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप इज़ इक्वल टू 0। सो फॉर सो गुड। आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब वही कार्रवाई, अब हम इसमें से कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। नॉर्मली हमें चाहिए होता है आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज है, यानी कि VCE, और आउटपुट के ऊपर जो करंट है IC। तो IC और VCE के लिए ही हम लोग ये सारा तकल्लुफ़ करते हैं। तो ये बात आपको पहले से पता है कि IE इज़ इक्वल टू IC प्लस IB, आप लोग ये बात जानते हैं।
तो आई सी को हम लोग कहते हैं बीटा आई बी, ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई इज़ इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई बी, तो ये इस तरह से इसमें से आई बी कॉमन लेके हम लोग एक इक्वेशन इस तरह की बना लेते हैं, आई इज़ इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू आई बी। ओके, इसको हम पिछली इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पे हमारे पास इधर आई बी था, आई ई की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आई बी ही रह जाएगा। तो कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कुछ चीज़ें आगे पीछे करके जो आप करते आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, इसमें तो आपकी बहुत ही प्रैक्टिस होगी। आई बी को हमने अलग करना है, राइट। तो आई बी की वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी। अब ये चीज़ आपकी यूज़ होगी फ्रिक्वेंटली आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, राइट। अब आते हैं ज़रा अपने उसी सर्किट के ऊपर। इसमें अब हम ये वाली लूप कंसिडर करें, ये वाली जो आपको दूसरी लूप बताई है, इसी को ज़रा एलैबोरेट करके लिखा है VCC, आगे RC, इसमें से IC, और फिर ये यहाँ पे आपके पास BJT है, और ये RE में से गुजर के ग्राउंड की तरफ जा रहा है। अगेन जब VCC की बात हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। तो ये VCC पॉजिटिव टर्मिनल RC के साथ, उसके बाद फिर VCE, उसके बाद RE, और ये ग्राउंड में, और VCC का भी दूसरा टर्मिनल ग्राउंड के साथ। तो अगेन इस तरह से बन गया, और सिंपली इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, KVL लगाने के बाद VCC पॉजिटिव और ये नेगेटिव नहीं है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिख लो, बात वही एक ही है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी। VCC इज़ इक्वल टू ICRC प्लस VCE प्लस IERA। ओके, अब यहाँ पे हम एक एजम्पशन लगा रहे हैं कि IC जो है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली IE के बराबर ही होता है। जैसा कि हम पहले बात करते आ रहे हैं, IB जो है नॉर्मली माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, और IC और IE मिली एम्प्स में होते हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम इसमें से ना IC को एलिमिनेट कर देते हैं और IE ही रहने देते हैं, या IE को एलिमिनेट करके IC रहने देते हैं, कुछ भी आप करना चाहें। लेकिन यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है IC की फॉर्म में इक्वेशन हो, तो इसी वजह से हमने IE को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, एमीटर करंट को। तो VCE की इक्वेशन भी मेरे पास आ गई। और ये वाली जो कुछ इक्वेशंस है ना इस तरह की, ये बड़ी ऑब्वियस ही हैं, जिस तरह पीछे भी हमने किए। आपने सिर्फ ये चीज़ में रखनी है कि जो आपके पास VCE होता है ना, वो होता है VC माइनस VE। इस तरह जो VBE होता है वो होता है VB माइनस VE। ये दो बातें आप अपने जहन में रख लें, ये सारी की सारी क्वेश्चन खुद ब खुद ही डिराइव होती चली जाएंगी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है, बस सिर्फ और सिर्फ वही जो पुरानी क्वेश्चन है उन्हीं को ही आगे पीछे कर आके किसी तरह इसमें एडजस्ट किया गया। यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जांपल VC माइनस VE है, अब यहाँ VCE की जगह पे ये लगा दिया तो आपके पास कोई नई क्वेश्चन बन जाएगी। तो इसके अंदर काफ़ी सारी जो है ना चेंजेस हो सकती हैं, इक्वेशंस आगे पीछे बन सकती हैं। बाय द वे, ये जैसे ही आप डिराइव करेंगे ना अपनी इक्वेशंस, इनको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपकी फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी ये इक्वेशंस। आगे वोल्टेज डिवाइडर है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो कि आपके बुक में भी है, आई होप मैं कुछ मिस नहीं कर रहा कोई पॉइंट। ये न्यूमेरिकल है, क्वाइट सिंपल, IB, IC, VC, ये सारे के सारे मेरे ख्याल से तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सिंपल फार्मूलाज भी ऊपर दिए हुए हैं, आपने आराम से अंदर वैल्यूज़ डालते चले जाना है और आंसर निकालते चले जाना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने लिखी है, उन्होंने ये बात लिखी है कि कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब टेम्परेचर आपका BJT का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। BJT का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है, याद रहे कि BJT का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपके जो करंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल IC, IE, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि करंट टेम्परेचर चेंज होने से बीटा की वैल्यू चेंज होती है। ओके, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या कुछ दूसरी आउटसाइड कंडीशंस चेंज होने की वजह से आपकी बीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है, और जब बीटा की वैल्यू चेंज हो गई तो फिर आपके जो करंट्स हैं या वोल्टेजेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें इन्होंने इस तरह किया हुआ है कि पिछली एग्ज़ाम्पल के साथ ना कंपेयर किया हुआ है।
कि जब बीटा था 50 तो आपके पास IC की वैल्यू ये थी, VCE की वैल्यू ये थी। जब बीटा हुआ 100 तो आपके पास IC की वैल्यू तकरीबन डबल हो गई और ये जो VCE है ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। और इसके अलावा अब सिचुएशन ये है कि आपके पास जब हम लोग ये लेके आते हैं ना एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन, एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो बीटा है ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, राइट। और इसकी वजह से जो चेंज होता है ना वो बहुत कम होता है इसके अंदर। ओके, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना इसको ज़रा गौर से समझना। ये जो डाटा दिया हुआ है ये डाटा है पिछली एग्ज़ाम्पल 5.1 का, जब आपके पास फिक्स्ड बायस सर्किट था। ओके, इस वाली एग्ज़ाम्पल का। और ये जो डाटा दिया हुआ है ये डाटा दिया हुआ है यही एमीटर बायस वाली एग्ज़ाम्पल का। ओके, अब फिक्स्ड बायस वाली एग्ज़ाम्पल में जब बीटा था आपके पास 50 तो फिर आपके पास IC था 2.35, VCE था 6.83। जब मैंने बीटा को किया डबल उससे आपका IC तकरीबन डबल हो गया और VCE अच्छा खासा कम हो गया, मतलब तकरीबन 76% कम हो गया। ओके, ये कब हुआ? जब आपके पास सर्किट था फिक्स्ड बायस और मैंने बीटा किया डबल। अब यही ज़रा एमीटर बायस में ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। एमीटर बायस एग्ज़ाम्पल में जब मेरे पास बीटा था 50 तो मेरे पास IC था 2.01 और VCE था 13.97। जब मैंने बीटा किया डबल तो फिर क्या हुआ? थोड़ा सा IB कम हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। और IC बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में बढ़ा था। और VCE पिछली दफ़ा 76% कम हुआ था लेकिन इस दफ़ा 35% VCE में कमी आई है, राइट। तो ये हमें एक तरह से इम्प्रूव्ड बायस स्टेबिलिटी मिल गई एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। थोड़ा सा हम स्टेबिलिटी के ज़रा करीब हो गए। ये एक रेजिस्टर, एक एमीटर की जगह पे एक ये रेजिस्टर लगाने की वजह से, तो जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टर लग गया, उससे इतना फ़र्क पड़ गया आपके आउटपुट करंट्स में, आउटपुट ग्राफ्स में या रेटिंग्स में, जो भी सेकंड। अब ये लोड लाइन एनालिसिस इसको बाद में देखेंगे। सैचुरेशन लेवल यही है कि आपके पास जब मैक्सिमम करंट होता है उसी वक्त ही सैचुरेशन होती है, यानी कि जब VCE 0 होगा ना तो उस वक्त आपके पास सैचुरेशन में चला जाएगा ये। आगे वोल्टेज डिवाइडर बायस की तरफ आते हैं हम लोग। ओके, तो अगली कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बायस, राइट। हमारे पास फिक्स्ड बायस था तकरीबन यहाँ तक, ओके। एमीटर बायस था तकरीबन यहाँ तक, यानी कि REB उसके अंदर आ गया। फिक्स्ड बायस में REB नहीं था, डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड था। अब यहाँ पर हमने जो हमारी वोल्टेज है VCC, इसको हमने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, तो इसी वजह से इसको कहते हैं हम वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन। अब ज़रा इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखते हैं हमें क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसानात हुए, या इसके जो करंट्स की वैल्यूज़ हैं IB, IC, VCE, ये ज़रा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके एनालिसिस दो तरह के हो सकते हैं। एक है एग्जैक्ट एनालिसिस, दूसरा है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। ओके, अप्रॉक्सीमेशन आप लोग ये चीज़ समझते हैं कि मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में हम लोग अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक किसी स्टेज के ऊपर हम लोग इस तरह की कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगा देते हैं कि यार चलो IC तो तकरीबन IE के बराबर ही होता और ये जो RE है ये तो तकरीबन उसके बराबर ही होगा, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। इस तरह की कुछ ना हम अप्रॉक्सीमेशंस लगा देते हैं अपने सर्किट्स के ऊपर। तो पहले हम ना ज़रा इसका एग्जैक्ट एनालिसिस करते हैं कि यार एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट एनालिसिस में ये है कि हम लोग यहाँ पे इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे। एज्यूम करेंगे कि ये ओपन है, ये ओपन है, VCC R1 और R2 दोनों से गुजर रहा है, राइट। ये वाली लूप अभी हम बना रहे हैं। ये दूसरी लूप जो हम लोग ये वाली बनाते हैं ना
कलेक्टर एमीटर की लूप, ये अभी हम नहीं बना रहे। अभी ये जो बेस के ऊपर जो लूप है इसको हम बना रहे हैं। ये हमारे पास लूप कुछ इस तरह से बनेगी, वही पुराने जो हम लोग रूल्स रेगुलेशंस करते आ रहे हैं कि VCC पॉजिटिव, उसके सामने R1, फिर पैरेलल में उसके साथ कनेक्टेड है R2, एक पोर्ट इसका इधर जा रहा है, दूसरा जो है ना कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, और ये दूसरे के साथ फिर ये RE कनेक्टेड है। तो हम करते क्या है, हम लोग यहाँ पे इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें R थेवेनिन चाहिए, यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इसके अलावा मुझे थेवेनिन वोल्टेज चाहिए कि यहाँ पे मैं कितनी वोल्टेज देख रहा हूँ R1 और R2 के दरमियान। ओके, अगर बात करता हूँ मैं R थेवेनिन की, जब थेवेनिन रेजिस्टेंस में निकालूंगा तो आप ये बात समझते हैं कि वोल्टेज सोर्सेज आपके पास सारे शॉर्ट हो जाते हैं, करंट सोर्सेज ओपन हो जाते हैं। मेरे ख्याल से नॉर्टन थेवेनिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा रिवाइज़ कर लो उसे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ इसको, तो ये मेरे पास हो गया शॉर्ट, और R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ओके, यहाँ से आपके पास करंट जाएगा और ये दो पैरेलल में, और इन दोनों के बाद सीधा ग्राउंड पे चला जाएगा। सीरीज़ पैरेलल देखने का जो सबसे आसान तरीका होता है ना, वो यही होता है कि आप पॉजिटिव प्रोब से जाते हैं और नेगेटिव प्रोब से वापस आते हैं। जब मैं पॉजिटिव से वापस जाऊंगा ना, तो आगे अगर तो रास्ता सीधा है दो रेजिस्टेंसेस के दरमियान में, तो वो सीरीज़ में होंगे। अगर दो या उससे ज़्यादा रास्ते हैं तो वो रेजिस्टेंसेस आपके पास पैरेलल में होंगे, राइट। तो यहाँ से मैं गया, आगे मेरे पास दो रास्ते हैं, दैट मीन्स कि R1 और R2 मेरे पास दोनों पैरेलल में है। ओके, सो R थेवेनिन R1 पैरेलल टू R2, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास R थेवेनिन की। गॉट इट। अच्छा, अब E थेवेनिन, E थेवेनिन का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं वोल्टेज कितनी फेस कर रहा हूँ, तो वो वही होगी ना जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज डिसिपेट हो रही है, वही यहाँ पे वोल्टेज होगी ना। तो सिंपल मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देता हूँ। यहाँ पे जो E थेवेनिन है वो वही है ना जो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिसिपेट हो रही है, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाता हूँ, R2 इंटू VCC डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये मेरे पास वोल्टेज डिवाइडर रूल के ज़रिए E थेवेनिन भी आ गई। ओके, तो फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ E थेवेनिन R थेवेनिन, और ये तो पहले से था, सो ये वैसे का वैसे आ गया इधर। तो इसके अक्रॉस RB, इसके थ्रू RB थी, इसके थ्रू IB था, इसके थ्रू IE है। तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास एक लूप बन रही है, दिस वोल्टेज इन माइनस IB R थेवेनिन माइनस VB माइनस IE R। वही सिंपली जो हम लोग पहले वोल्टेज का वो लगाते आ रहे हैं, लूप लगाते आ रहे हैं, तो ये वही है। और बड़ी आराम से मैंने लिख दिया है इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि IE इज़ इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू IB, ये चीज़ आ रही है। मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ आप। ओके, ये जो हमने पढ़ा था फिक्स्ड बाइस सर्किट, इसकी IB की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे देखो VCC माइनस VBE डिवाइड बाई RB। ओके, जब मैंने इसी फिक्स्ड बाइस सर्किट के अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाई एमीटर के साथ, तो फिर इस इक्वेशन में क्या चेंज आया, VCC माइनस VBE ओवर RB, ये तो था पहले से, नाउ बीटा प्लस 1 इंटू RE, यानी कि ये जो एडिशनल यहाँ पे रेजिस्टेंस आई है, ये वाली, ज़रा खुला करके लिखा हो, ये जो एडिशनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आई है, ये ओवरऑल इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये वाला पोर्शन कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो है बीटा प्लस 1 इंटू RE। ओके, सो यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस मुझे फेस करनी पड़ेगी वो है बीटा प्लस 1 इंटू RE। याद रखना, एमीटर बाइस कन्फिग्रेशन में इधर जो आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस होती है नई, वो होती है बीटा प्लस 1 इंटू RE। ओके, सो वहीं चलते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी आपके पास, बीटा प्लस 1 इंटू RE। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर चुके हैं अभी, IE इज़ इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू IB।
अभी थोड़ी देर हमने पहले किया था, आई इज़ इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, आई सी को बीटा आई बी लिखा, फिर आई बी कॉमन किया तो फिर ये आपके पास आ गया। और इसी तरह यहाँ पे फिर मेरे पास जो आई बी निकलेगा ना, ये वैल्यू पुट करने के बाद आई बी मेरे पास ये निकल आएगा। ओके, और वी सी ई जब मैं दूसरी लूप इसकी कंसिडर करूँगा, ये वाली, ये तो मेरे ख्याल से मैं पीछे 2 दफ़ा कर चुका हूँ, इसको करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। आराम से वैसे ही दूसरी लूप के अक्रॉस लगाएंगे हम लोग, और इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। मैश एनालिसिस करेंगे ना इस पर। अच्छा, ये इक्वेशंस हो गई मेरे पास जब मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ओके, एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू। अब मैं ज़रा अप्रॉक्सीमेशन करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आर आई जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो होती है बीटा प्लस 1 इंटू आर ई के। ओके, अब ज़रा इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को गौर से देखो। मैंने अभी ड्रॉ भी किया हुआ था। ये आपके पास वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, राइट। ये जो पहले वाली लूप है VCC R1 R2 और यहाँ से पैरेलल में RE और फिर ग्राउंड, क्या मैं इस पहले वाली लूप को इस तरह से लिख सकता हूँ? VCC इसका पॉजिटिव टर्मिनल R1 के साथ कनेक्टेड है, VCC का पॉजिटिव R1 के साथ कनेक्टेड है। R1 के बाद आगे 2 ब्रांचेज़ हैं, R1 के बाद आगे 2 ब्रांचेज़ हैं। एक जा रही है R2 से और ग्राउंड की तरफ, यानी कि R2 से ग्राउंड की तरफ, और दूसरी यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस और RE जिसको हम लोग RI कहते हैं, और मैंने अभी आपको बताया ये बीटा प्लस 1 इंटू RE के बराबर है। तो ये पूरी की पूरी RI यहाँ से। अब मैं अप्रॉक्सीमेशन क्या लगा रहा हूँ? अप्रॉक्सीमेशन में ये लगा रहा हूँ कि भाई RI जो है ना, ये वाली, ये रेजिस्टेंस इस R2 से नॉर्मली बहुत बड़ी होती है। ओके, ये जो रेजिस्टेंस है RI, ये इस R2 से नॉर्मली बहुत बड़ी होती है। और जब करंट गुजर आओ कहीं से और पैरेलल में आपके पास 2 ब्रांचेज हों, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है मैक्सिमम करंट वहीं से गुजरता है। ओके, अब जब ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ये ओम्स में हो या किलो ओम्स में हो और ये मेगा ओम्स में हो, तो मैक्सिमम करंट यहाँ से ही गुजरेगा। तो फिर मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो I1 होगा ना, ये तकरीबन I2 के बराबर ही होगा, यानी कि I1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I2, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन मेरी काफ़ी आसान हो जाएगी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इसके अक्रॉस जो करंट डेसिपेट होगा ना, अब देखो मैं ये इस तरह से सर्किट बन जाएगा ना कि ये दोनों तकरीबन सीरीज़ में ही हैं, क्योंकि यहाँ से तो करंट गुजर ही नहीं रहा, तो ये दोनों सीरीज़ में ही हो गए। तो फिर मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा हूँ, R2 इंटू VCC डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये वो वोल्टेज होगी जो यहाँ पे डेसिपेट होगी। ओके, VB जिसको मैं कह रहा हूँ, राइट। तो VB मेरे पास यहाँ पे इस तरह से निकल आई। लेकिन ये कब होगा? जब मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई बीटा इंटू RE 10 R2 के बराबर है। RI जो इनपुट रेजिस्टेंस थी वो थी बीटा प्लस 1 इंटू RE के। अब बीटा प्लस 1 RE मैं तकरीबन इसको बीटा RE लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, मतलब थोड़ा बहुत ही चेंज है। और वैसे भी मैं अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेशन जब करते हैं तो फिर सब कुछ ही जायज़ होता है। तो बीटा RE बहुत ज़्यादा बड़ा हो 10 R2 की, यानी कि R2 भी इसके भी 10 टाइम्स है, उससे भी जब बड़ा हो ना बीटा RE, तो फिर मैं ये कहूँगा कि यार ये अप्रॉक्सीमेशन मेरी वैलिड हो सकती है। तो जब भी अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस मैं करूँगा तो उस वक्त, एक्सक्यूज़ मी लाइट ऑन हो गई, जब भी मैं अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करूँगा उस वक्त सबसे पहले मैं ये एजम्पशन लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूँगा, राइट। बाकी सारी वही चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। VBE इज़ इक्वल टू VB माइनस VE। जब ये VB आ जाएगा तो आपके पास VBE आपको पता है 0.7 है, आपके पास VE भी निकल आएगा। जब VE निकल आएगा तो आपके पास RE भी आपको पता होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई ना कोई लगी होगी, RE जो है, IE भी निकल आएगा, IC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE। और दूसरी लूप तो भाई वैसे ही रहेगी, उसी के अंदर थोड़ी सी IE की वैल्यू IC की वैल्यू पुट कर दो, आपको
पूरे का पूरा क्वेश्चन किसी तरह सॉल्व हो ही जाएगा आपके पास। तो इस तरह से ये कार्रवाई होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा रफ ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं ना, आप ये एग्जांपल्स करें, जो मैंने बताया इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करें और ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करें। ये एग्ज़ाम्पल जो है आपके पास, ये एग्जैक्ट एनालिसिस की है, यहाँ पे आपने प्रॉपर थेवेनिन वगैरह लगा के किया। और इस एग्ज़ाम्पल में आपके पास अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है, यहाँ आपने पहले अप्रॉक्सीमेशन लगाई है। और इस एग्ज़ाम्पल में गालबन मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन है, एग्जैक्ट एनालिसिस का अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का कंपैरिजन दिया हुआ कि भाई रिज़ल्ट कितना चेंज होते हैं एग्जैक्ट एनालिसिस में अप्रॉक्सीमेशन में। तो बीटा की वैल्यू चेंज होने से आपके रिज़ल्ट अच्छे खासे चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ वो जस्टिफाई करना चाह रहे थे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी लंबा पढ़ा दिया। वैसे भी 2 घंटे की क्लास थी और मैं भी चाहता कि इन दोनों से मैं जान छुड़ा दूँ, लेकिन अगेन अगर आप लोगों को समझ नहीं आई ठीक से तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मेरे पास यूनिवर्सिटी आ जाए C4 में। ज़्यादा पूरी क्लास तो नहीं आएगी, चंद एक स्टूडेंट्स ही आएंगे, तो आप लोग आ जाएं, आप वहाँ आके मुझसे समझ लें। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।